हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और ऐसे में क्या कुछ उपलब्धियां इन 2 साल के दौरान हुई हैं और क्या कुछ चुनौतियां सामने देखने को मिली हैं, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हमारे साथ है। सर जी, मीडिया में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर साहब, जिस तरीके से 2 साल के कार्यकाल को देखें तो आप को जो जिम्मेवारी शिक्षा विभाग की दी गई थी, क्या उपलब्धियां इसमें जो है वो हासिल हो पाई है और क्या कुछ चुनौतियां जो हैं आपके सामने रही हैं? आप जानते हैं कि 11 तारीख को हमारी सरकार की 2 वर्ष का कार्यकाल आपका मुकम्मल होगा और जैसा आपने कहा, कई मैं समझता हूं परीक्षाओं के साथ, कई चुनौतियों के साथ हमारी सरकार ने अपना ये कार्यकाल, ये 2 वर्ष का अपना ये समय निकाला है। और निश्चित रूप में जिस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आई थी, वो जनता जनार्दन हिमाचल प्रदेश के समक्ष, आज सारी स्थिति उनके समक्ष है, जहां 2022 के अंत में हमारे को एक चरमराई हुई आर्थिक व्यवस्था विरासत में मिली। डबल इंजन की बड़ी बड़ी बातें होती रही, लेकिन जो अंत में हमारे को दिसंबर 2022 में जो खजाना खाली मिला, लगभग कुछ 76,000 करोड़ के आसपास का ऋण प्रदेश पे था। हर हिमाचली पर लगभग कोई 1,17,000 के आसपास की राशि बनती है और इसके अलावा लगभग कोई 10,500 करोड़ के आसपास की देनदारियां एरियर के रूप में, डीए के रूप में हमने अपने पेंशनर्स को, अपने कर्मचारियों को देना था। और इसी तरह से मैं समझता हूं हमारी, अगर हम शिक्षा प्रणाली की बात करें, वो भी जनता जनार्दन के समक्ष है। भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ही 2021 में जो नेशनल असेसमेंट सर्वे पूरे भारतवर्ष में सब स्टेट्स का हुआ था, एक समय था हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग टॉप 5 स्टेट्स में हुआ करती थी, लेकिन जो 2021 में जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान जो आपका असेसमेंट हुआ था 2021 में, उसमें हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पे पहुंच चुका था। एक भारी गिरावट देखने को मिली। हमने आते ही 2022 के अंत में जो हमारी सरकार का, विशेषकर जो हमारी, मैं समझता हूँ शिक्षा विभाग से संबंधित बात थी, वो क्वालिटी एजुकेशन की थी, हमारी गुणात्मक शिक्षा की थी। और उस ओर मैं समझता हूँ हमारी सरकार ने, हालांकि कठोर भी कुछ कदम लेने पड़े, हमने कदम उठाए हैं। उदाहरण के रूप में आपने देखा हो कि प्रथम बार एकेडमिक सेशन के दौरान, शैक्षिक सत्र के दौरान आपकी ट्रांसफर ना हो, ये निर्णय हमारी कैबिनेट ने लिया। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां पर हमारे 12 जिले हैं, कुछ ऐसे जिले, कुछ ऐसे क्षेत्र है हमारे, विशेषकर जो पहाड़ी एरियाज है, जहां पर हमेशा आपकी परमानेंट प्रॉब्लम आपकी स्टाफ की रहती है। और अधिकतर आपकी जो ट्रांसफर्स हुआ करती थी वो हमारे इन दुर्गम क्षेत्रों से हुआ करती थी। उदाहरण के तौर पे हमारा चंबा जिला, ये हमारा फारफ्लंग एरिया है, या हम जिला शिमला की भी बात करें, विशेषकर जो ठेउक से ऊपर वाला इलाका है, वहां पर भी स्टाफ की समस्या रहती है। हमारे ट्राइबल एरियाज, वहां पर प्रॉब्लम रहती है। कुल्लू के विधानसभा क्षेत्र, विशेषकर हमारा जो आनी और बंजार का क्षेत्र है, वहां पर ट्राइब आपकी स्टाफ की समस्या रहती है। सिरमौर में स्टाफ की समस्या रहती है। मंडी में भी विशेषकर हमारे सिराज और पद्दर का जो क्षेत्र है, वहां पर आपकी स्टाफ की समस्या रहती है। इसका कहीं ना कहीं ट्रांसफरों के साथ लिंक था। हमने ये निर्णय लिया कि शैक्षिक सत्र के दौरान कोई ट्रांसफर ना हो। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय था, कठोर अवश्य था, क्योंकि प्रथम बार इस तरह का हम निर्णय ले रहे थे। और साथ ही साथ इंग्लिश को क्लास 1 से प्रारंभ करना, ये भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया। हमने 2022 के अंत में पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 12,000 टीचिंग पोस्टें आपके रिक्त थी। मैं भारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, समस्त अपने कैबिनेट कोलीग्स का, जिन्होंने, मैं समझता हूं हमारे को कैबिनेट में लगभग कोई 5800 पोस्टों के आसपास की स्वीकृति हमारे को एलिमेंट्री एजुकेशन में दी। और उसका ही परिणाम था कि लगभग कोई हमने 3200 के आसपास बैच वाइज अपने टीजीटी, जेबीटी, सीएनवी टीचर्स को अपॉइंटमेंट इन फारफ्लंग एरियाज में दी है। और लगभग कोई 250 के आसपास हमारी चयन आयोग हमीरपुर, वहां पर भी हमारी पोस्टें जा चुकी और शीघ्र वहां पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ होने जा रही है। ये बात मैं एलिमेंट्री एजुकेशन की कर रहा था। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल की जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, जहां 2022 के अंत में लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में 350 आपके विदाउट टीचर स्कूल थे। आज वो संख्या कम होकर मात्र 50 के आसपास रह चुकी है।
आपके 3400 के आसपास सिंगल टीचर स्कूल थे, उसमें भी मैं समझता हूं लगभग कोई 1000-1200 स्कूल्स में कमी आ चुकी है। निरंतर हम मैं समझता हूं नियुक्ति के माध्यम से इन पोस्टों को फिलअप कर रहे हैं। पीजीटी के हमारे लगभग कोई 1500 पोस्टें खाली थी, लेकिन जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से हमने जो कैबिनेट के द्वारा सैंक्शन लेनी थी, हमने सभी पोस्टों की सैंक्शन लेके पिछले वर्ष ही वो प्रक्रिया भी नियुक्ति की प्रारंभ हो चुकी है। कोई 4-5 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और विशेषकर आपके हिंदी और फिजिक्स की तो हमने अपॉइंटमेंट भी दे दी और उसमें भी हमने आधार ये रखा कि जो आपकी विदाउट टीचर स्कूल्स है, जहां पर आपकी हाई इनरोलमेंट है, वहां पर आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगी और शीघ्र हमारे मैं समझता हूँ सभी सब्जेक्टों के, जैसे भी 2 सब्जेक्ट की मैंने आपसे बात साझा की, इसके अलावा भी जो सब्जेक्ट है इन सबको भी आपके दुर्गम क्षेत्र में भेजा जाएगा। फर्स्ट अपॉइंटमेंट्स वहां होगी। आपके प्रिंसिपल्स के, कॉलेज कैडर के आपकी प्रमोशंस नहीं हो रही थी, ये भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 141 में से 105 ऐसे महाविद्यालय थे, 105 ऐसे महाविद्यालय थे जहां पर आपके प्रिंसिपल्स के पद रिक्त थे। जी। जब शिक्षण संस्थान के मुखिया ही नहीं होंगे, वर्षों तक आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे, तो उस संस्थान की क्या स्थिति होगी आप उसका खुद मैं समझता हूँ समझ सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर्स की प्रमोशन आपकी 5 साल से नहीं हुई। वर्तमान सरकार इस और भी लगभग अंतिम स्टेज पे पहुंच चुकी है और जहां तक तो प्रिंसिपल कॉलेज कैडर की बात थी, वो हमने लगभग कोई 120 प्रमोशन के माध्यम से और कुछ 18-19 पोस्टें हमने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भी प्रिंसिपल्स कॉलेज कैडर की भरी है। इसके अलावा भी लगभग कोई 6200 प्री प्राइमरी स्कूल्स में हमारे एनटीटी टीचर्स हो, ये सैंक्शन भी हमने कैबिनेट से ली। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय था। डीबीटी के माध्यम से हमारी वर्दी का जो पैसा आता है वो भी हमने ये डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बच्चों को पैसा जाएगा। नहीं तो अतीत में इस तरह के आरोप लगते थे कि हमारी ये ड्रेस ठीक नहीं आई है, इसमें कोई अनियमितताएं हुई, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, इस सोच के साथ हमने ये भी सरकार ने फैसला लिया। एक्सपोजर टूअर्स, ये भी सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय था। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने टीचर्स को लगभग, जहां पिछले वर्ष 200 से अधिक हमने टीचर्स को सिंगापुर भेजा था, ताकि उनको विश्व स्तर पे भी शिक्षा के जगत में क्या प्रगति हो रही है और वैसे भी एक्सपोजर के माध्यम से कई बातें भी आपको मैं समझता हूं स्वाभाविक रूप से भी आपको जानकारी प्राप्त होती है। हमने लगभग कुछ 200 टीचर्स भेजे थे और इस वर्ष एक कदम आगे बढ़ते हुए हम लगभग 50 से अधिक अपने बच्चों को, जो हमारे सरकारी स्कूल से निकले हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट है, मात्र एकेडमिक्स में नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पर्सनैलिटी की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जितना महत्वपूर्ण आपकी शैक्षिक गतिविधियां हैं, उतनी महत्वपूर्ण आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, चाहे वो स्पोर्ट्स के रूप में हो, चाहे कल्चर के रूप में हो। तो इसमें भी जिन्होंने बच्चों ने हमारा राष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने मैं समझता हूँ प्रदेश को गौरव दिया है, इनको भी हम मैं समझता हूँ विदेश भेजने की भी हमने एक सोच बनाई है। पौष्टिक आहार हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन में हमारे प्राथमिक स्कूलों को मिले। कौन कौन से देशों में विजिट करवा रहे हैं? अभी वो हम उसका मैं समझता हूँ सोच बना रहे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम साउथ ईस्ट एशिया का सोच रहे हैं, जैसे कंबोडिया की बात थी, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंगोर वट है, और साथ ही साथ सोच रहे कि उसके साथ हम सिंगापुर को क्लब करें। सिंगापुर लगभग कितनी डेवलपमेंट वहां पर हुई है, वो भी एक मैं समझता हूँ बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण होगा, जहाँ हेरिटेज हमारा अंगोर वट का हमारा कंबोडिया में जो पड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे मैं समझता हूँ हमारी सिविलाइजेशन से जुड़ता है, क्योंकि हमारे मिडिल ईस्ट साउथ ईस्ट में भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारे हिंदुस्तान का रहा है, भारतवर्ष का रहा है। हमारी बहुत सी कंट्रीज, चाहे उसमें थाईलैंड है, चाहे उसमें आपका वियतनाम है, चाहे उसमें मैं समझता हूँ कंबोडिया है, इन सब का कहीं ना कहीं एक इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इन सभी कंट्रीज का प्रभाव मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक संबंध हमारा इंडिया से रहा है। वहां पर हमारे हिंदू टेम्पल्स है, वो उसको देखेंगे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल है, एंशिएंट टेम्पल है, और साथ ही साथ सिंगापुर में कितनी डेवलपमेंट, कितनी प्रोग्रेस हुई है, और वो भी एक मैं समझता हूँ एक अच्छा तुलना इन बच्चों के समक्ष होगी। और हम सोच ये भी रहे थे कि इजिप्ट भेजने की बात करें, जहां एकमात्र वर्ल्ड का जो एंशिएंट वंडर रहा है उसको देखाते, लेकिन अभी वहां की जो स्थिति है वो मैं समझता हूँ अभी अनुकूल नहीं है। इस तरह की एडवाइजरी अभी मैं समझता हूँ दी गई है, लेकिन ये निर्णय हम शीघ्र लेंगे।
इसके अलावा भी जैसे मैंने पौष्टिक आहार की बात बोली, पौष्टिक आहार की भी हमने सप्ताह में एक दिन बच्चों को अच्छा पौष्टिक आहार मिले, उसमें उदाहरण के तौर पे हमने बॉइल्ड एग का प्रारंभ करने की बात की, हमने फ्रूट्स को प्रारंभ करने की बात की है और इसको और आगे बढ़ाने का भी वर्तमान सरकार इसको भी सोच बना रही है। 850 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बने, जहां पर पर्याप्त मात्रा में हमारे पास सारे स्टाफ उपलब्ध हो, जहां पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारा मैं समझता हूं वहां पर लैब्स हो। इस सोच के साथ भी हमारे जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 850 घोषित की, उसके पीछे यही सोच है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, यहाँ पर भी लगभग हमने कोई प्रथम चरण में लगभग कोई 20 स्कूलों में हमने जहाँ स्थल का चयन किया है, पैसे का अभी हमने प्रथम किस्त जारी कर दी है। और आज ही मेरी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से बैठक थी, लगभग कोई 6 जगह में तो आपके टेंडर्स हो चुके हैं, कार्य भी 2 जगह प्रारंभ हो चुका है। तो ये भी सरकार का एक महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में हमने निर्णय लिया है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की मैंने आपसे बात कर दी है और इसी तरह से आने वाले समय में गुणात्मक शिक्षा, डाइट और SCRT को सुदृढ़ करना, ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय था जो हमारी सरकार ने लिया है, क्योंकि हमारा डाइट और SCRT जिसके माध्यम से हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग मिलती है, हमारा करिकुलम तैयार होता है, उसमें आपके बेस्ट हमारे टीचर्स हो। आपकी जो टीचर अवार्ड पॉलिसी थी उसको और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है और कॉलेजेस में भी हमारे टीचर्स जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके लिए भी अलग से हम अवार्ड पॉलिसी शीघ्र, मैं समझता हूँ, अगली कैबिनेट में लाएंगे। ऐसे बहुत से निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं जिसके माध्यम से निश्चित रूप में आने वाले समय में हमारा शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूँ हमारी अच्छी प्रगति हिमाचल प्रदेश की होगी। ठाकुर साहब, इन 2 सालों में कई बार आपसे बातचीत हुई है और इस विषय पर बातचीत दोबारा जो है वो करना बहुत जरूरी है। वो विषय है क्वालिटी एजुकेशन का। आपने कहा टॉप 5 से 21वें स्थान पर जो है वो स्टेट की एजुकेशन पहुंच चुकी है। गंभीर विषय है, 2 सालों में आपने असेस किया होगा। अब किस तरीके से देखते हैं कि जो ये 21वां स्थान है, यहां से जो है इस स्थिति को बदला जाए और टॉप पॉइंट तक पहुंचाया जाए हिमाचल प्रदेश की एजुकेशन को, कैसे संभव होगा? अब टॉप पोजीशन में पहुंचाने में तो समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप में 21 के बाद, वो 3 वर्ष के बाद जो नेशनल असेसमेंट सर्वे होना था वो इस वर्ष 2024 में हुआ है। और हमारे विभाग ने पूरी, मैं समझता हूँ शिक्षा विभाग ने बहुत सीरियसली अपना ये सारा कार्य किया है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से मैं भी इन्वॉल्व रहा। हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे HOD सभी, मैं समझता हूँ हमारे JBT शिक्षक तक सभी इसमें इन्वॉल्व होकर उन्होंने प्रयास किया कि इसमें अच्छी रैंकिंग हो। जहां तक रैंकिंग की बात आती, हमने अपने प्रदेश स्तर पर भी मैं अपने कॉलेजेस के लिए, अपने स्कूल्स के लिए रैंकिंग की व्यवस्था की है, ताकि हमारा एक हेल्दी कंपटीशन हमारे कॉलेजेस में हो, हमारे स्कूल्स में हो, हमारे नेक एक्रेडिशन हो कॉलेजेस की सोच के साथ भी हम इन बातों को बढ़ावा दे रहे हैं। लाइब्रेरी की रैंकिंग अलग से हमने प्रारंभ की। ऐसे बहुत से, मैं समझता हूँ, सैकड़ों हमने गुणात्मक शिक्षा की जो आप भी बात करें, वो सरकार का फोकस है और उसके लिए हम प्रतिबद्ध है। ठाकुर साहब, एक और विषय सामने निकल कर आता है, वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। आप बतौर शिक्षा मंत्री क्या समझते हैं, हिमाचल प्रदेश में क्या और शिक्षण संस्थानों को खोलना जरूरी है या फिर एग्जिस्टिंग शिक्षण संस्थानों को ही सुदृढ़ करना जो है वो सरकार की, आपकी प्रायोरिटी रहने वाली? आज समय आ चुका है कि हमें कंसोलिडेट करना होगा, अपने पूरे सिस्टम को स्ट्रेंथन करना होगा। एक समय था जब आवश्यकता थी कि हम जगह जगह प्राइमरी स्कूल्स खोलते, मिडिल स्कूल्स खोलते, हाई स्कूल खोलते, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महाविद्यालय खोलते। और मैं पीछे विधानसभा के दौरान भी, जब हमारा अगस्त में सेशन था, ये आंकड़े मैंने विधानसभा के अंदर भी रखे थे कि हिमाचल प्रदेश में गत 2 दशकों में, यानी आपके लगभग कोई 20 सालों में, लगभग कोई 5 लाख से अधिक आपकी इनरोलमेंट हमारी प्राथमिक स्कूलों में कम हो चुकी है। आपकी कोई लगभग 2 लाख के आसपास हमारी इनरोलमेंट मिडिल स्कूल्स में कम हो चुकी है। 1.5 लाख के आसपास हमारी हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपकी इनरोलमेंट कम हो चुकी है। सबके लिए मैं समझता हूँ एक चिंता का विषय है और आने वाले समय में हम अपनी जो व्यवस्था बनी है उसको स्ट्रेंथन करें, ये सरकार की प्राथमिकता है। जितने भी संस्थान खुले भविष्य में वो सर्वे के आधार पे खुले। हम ये भी नहीं कहेंगे कि हमने सभी, अब भविष्य में कोई संस्थान
खुलेंगे ही नहीं, लेकिन जहां आवश्यकता होगी नीड बेस्ड आपके संस्थान खुले, गुण दोष के आधार पर संस्थान खुले। मात्र ये ना हो कि सिर्फ हमने, मैं समझता हूँ, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए नोटिफिकेशन करनी है, स्टाफ होता नहीं है और उसका मैं समझता हूँ कितना दुष्प्रभाव आने वाली पीढ़ी पे पड़ेगा, और उसका ही परिणाम है कि आज हमारी जो मैं समझता हूँ ये भी एक प्रमुख कारण है कि जो हमने इतने संस्थान पूरे प्रदेश में खोल दिए, कॉलेजेस खोल दिए, आपके स्कूल्स खोल दिए, और स्टाफ होता नहीं है, और आज कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा के स्तर में गिरावट देखने को मिल रही है। इसी बीच में एक सवाल मन में आ रहा है कि जिस तरीके से किसी भी गांव या किसी के क्षेत्र में जो है वो एजुकेशन का माध्यम सरकारी स्कूल बनते थे, लेकिन आज कई सारे ऑप्शंस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से अवेलेबल होते हैं। कहीं ना कहीं इस बीच जो है एक ट्रस्ट का फैक्टर लोगों के बीच जो है वो कमजोर होता जा रहा है। सरकारी स्कूलों में जो है वो अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। ये ट्रस्ट वापस आएगा कैसे? आप जानते ही है कि 90 के दशक से पहले की मैं विषय बात करना चाहूंगा। लगभग ये मानकर चलिए कि 99% वर्चस्व हमारा सरकारी स्कूलों का था। अगर हम हिमाचल की बात करें, क्योंकि यहाँ पर काफी प्रभाव हमारा ब्रिटिश काल का रहा है, कुछ हमारे यहाँ कॉन्वेंट्स थे, और 90 के दशक के बाद हमारे काफी आपके प्राइवेट स्कूल्स की मशरूमिंग भी हुई है, काफी स्कूल्स आए भी है, और ये भी स्वाभाविक नहीं कि हम फिर से 90 की दशा में वापस जा पाएंगे कि यहाँ पर अब सिर्फ सभी सरकारी स्कूलों में जाएंगे। डेमोक्रेसी, सबका अधिकार है कि उन्होंने अपने बच्चे कहाँ पढ़ाने, लेकिन ये सच्चाई है जो आप बता रहे हैं कि वर्तमान में सरकारी स्कूलों में हमारे समाज के जो मैं समझता हूँ एक अंतिम दीर्घा के लोग हैं, जिनको हर तरह की मैं समझता हूँ मदद की आवश्यकता है सरकार के द्वारा, वही मैं समझता हूँ ज्यादा संख्या में बच्चे हमारे साथ रह गए हैं। और मैं तो अभी पीछे हाल में हमारी प्रिंसिपल्स कॉन्फ्रेंस थी, और ये बात मैंने वहाँ ओपनली भी कही कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब सारी इनरोलमेंट, जैसे मैंने 5 लाख बच्चों की जो कमी की आपके सामने बात की कि ये बच्चे वापस सरकारी स्कूलों में आएंगे, वो संभव आज के समय में नहीं है, क्योंकि हमारी स्पेस काफी हद तक हमारे प्राइवेट स्कूलों ने भी ली है। मात्र कोई साल, 2 साल या 5 साल का मामला नहीं, निरंतर पिछले 30-35 सालों से ये काफी हद तक लगभग कुछ 40-45% के आसपास जो पहले बच्चे सरकारी स्कूलों में हुआ करते थे, अब आपके निजी स्कूलों में जा चुके हैं। मेरा तो यही कहना है कि जितने भी अब बच्चे हमारे पास रहते हैं, चाहे वो 50% है, चाहे 60% है, उनको बेस्ट एजुकेशन मिले, उनमें हम इस तरह की एजुकेशन मैं समझता हूँ उनको देने का प्रयास करें जैसे हम व्यक्तिगत रूप से अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। उस सोच के साथ हम कार्य कर रहे हैं, और उसमें निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको परिणाम भी देखने को मिलेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। जिस तरीके से लगातार नशा जो है वो तमाम पूरे देश में अलग अलग जगह पर चुनौती बना हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। शिक्षण संस्थानों में बच्चों को जो है वो सिंथेटिक ड्रग्स का जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें आदी बनाया जा रहा है। ये गंभीर समस्या है। आप कई बार जो है मंच पर इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन आप किस तरीके से समझते हैं कि आने वाले 3 जो साल हैं उनमें इस समस्या पर आपका क्या फोकस रहेगा? ये बहुत बड़ी समस्या, और एक तरह से मैं समझता हूँ सबसे विकराल समस्या यही है। बाकी बातों को मैं समझता हूँ औरों की भी और दृष्टिकोण से और समस्याएं भी हो सकती है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ है, आने वाली जनरेशन के साथ है। और जो विकास की बातें हैं या जो हम प्रोग्रेस करने की बात करते हैं, तो अगर हमारी पीढ़ी ही आने वाले समय में मैं समझता हूँ सुरक्षित नहीं रहेगी, सक्षम नहीं रहेगी, तो ये सारा जो हम वर्तमान में कर रहे हैं ये सारी बातें अधूरी रहेगी। और चलो शिक्षा विभाग की बात हो, पुलिस विभाग की बात हो, या एज अ होल सरकार की बात हो, वो अपने स्तर पे प्रयास करे, कदम भी उठा रहे, और एक जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ विशेषकर इस लड़ाई में अपने आप को मैं समझता हूँ जोड़ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जहां तक मेरा मानना है, इसमें हमारे को सोसाइटी एज अ होल, पूरे समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, और इसको मैं समझता हूँ एक मुहिम के रूप में, एक बहुत बड़ी मिशन मोड में, एक आंदोलन के रूप में हम सभी प्रदेशवासियों को मैं समझता हूँ जो कुरीति हिमाचल प्रदेश में आई है, इसको यहाँ से उखाड़ना अत्यंत आवश्यक है। और सरकार भी अपने स्तर पे अभी मेरे से पहले भी एक बैठक हो रही थी, इसमें यही चर्चा हो रही, तो शीघ्र इसके बारे में भी मैं समझता हूँ 25 के बाद हमारी मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री से भी होनी है। और जो जो कदम मैं समझता हूँ सरकार के द्वारा, अगर मैं समझता हूँ कानून में भी संशोधन करना, वहाँ सीएम साहब ने पीछे भी सेशन के दौरान कहा था, कुछ हमने पहले भी संशोधन रिकमेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कि उसमें कुछ परिवर्तन लाया जाए। और मुख्य मैं समझता हूँ हमारी जो लड़ाई है, जो इसमें प्रमुख लोग जो इसके सरगने इसके पीछे है,
उनको किस तरह से इस चेन को तोड़ा जाए, ये सरकार की प्राथमिकता, और उसमें कुछ हद तक हमारे को सफलता भी मिली। जैसे जिला शिमला की बात, तो बड़ी अरेस्ट वगैरह भी हुए, लेकिन जो मूल है जहां से ये समस्या आपकी बढ़ती जा रही है, इतना विकराल रूप ले चुकी है, उस जड़ तक पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। और समाज को एकजुट होकर इसमें मैं समझता हूँ एक आंदोलन के रूप में, एक जन आंदोलन के रूप में हमारे को अपनी जो देवभूमि के रूप में हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है, इसको आने वाले समय में अपनी पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहे, उसमें सबको अपना योगदान देना पड़ेगा। जी, मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं रोहित ठाकुर। हम इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से ये 2 साल जो हैं इनके कार्यकाल के रहे हैं। अगली मुलाकात जल्द होगी। कैमरा पर्सन अशोक सोनी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।